और आज सबसे बड़ी खबर गुजरात से ही है। कुछ ही देर बाद अब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और उससे पहले जानकारी मिल रही है गांधीनगर में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की ये बैठक बुलाई गई है। गुजरात चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ये बैठक काफी अहम हो जाती है। गांधीनगर में बीजेपी की संकलन समिति की ये बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। तो मंथन का यह दौर लगातार चल रहा है। अब से 1 घंटे के बाद चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हिमाचल के चुनावों की तारीखें जब घोषित की गई थी उसी वक्त माना जा रहा था कि शायद गुजरात के चुनावी तारीखों के बारे में भी ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन आज अब चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे गुजरात में कब होंगे चुनाव, कब होगा मतदान, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ठीक पहले ये बीजेपी की बैठक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। बीजेपी की संकलन समिति की ये बैठक गांधीनगर में चल रही है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर ये मंथन चल रहा है। वैसे भी बीजेपी की जो पूरी इलेक्शन मशीनरी हम देखते हैं कि एक चुनाव जैसे ही खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारियों में पूरी जी जान लगा देती है ये पार्टी और माइक्रो मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो गांधीनगर में बीजेपी की ये बैठक चुनाव की तैयारियों को लेकर। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष देसाई, बीजेपी की संकलन समिति की यह बैठक अब कुछ ही देर में गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उससे पहले यह बैठक कितनी अहम? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गांधीनगर कमलम में जो है अमित शाह पहुँच चुके हैं। इसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री पहुँचे थे और जो यहाँ कोर कमेटी के सदस्य हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए। जो जिला के अधिकारी है, सांसद है, कुछ पुराने नेता है, वो सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया है और एक संकलन समिति के जितने भी सदस्य हैं सबके साथ में अमित शाह बैठक कर रहे हैं। वजह यह है कि आप जो है करीब 100 के करीब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी ये जानकारी मिल रही है कि 90 से 100 उम्मीदवारों का उन्होंने नाम जो है वो तय कर लिया है। तो अब बीजेपी की बारी है। यहाँ सेंस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अब 3 दिन की ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो बैठने वाली है, उसमें नाम तय किए जाएंगे, फाइनल किए जाएंगे। आखिरी जो 2 या 3 नाम बचेंगे वो तय किए जाएंगे और इसकी घोषणा की जाएगी। उसमें से किसी एक को मैंडेट मिल सकता है जो उम्मीदवारी कर सकेगा। तो इसको लेकर ये बैठक है, 3 दिन चलने वाली। हर रोज 11 जिले के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उस पर आखिरी मोहर जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ से लगेगी। उसके बाद नामों की घोषणा की जा सकती है। जी मनीष, अभी तक जो मुकाबला है वो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री, उसकी वजह से ये जो समीकरण है वहां पर वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी की ओर से जो चुनौती आ रही है उसको कितनी गंभीरता से ले रही है बीजेपी इस वक्त? देखिए, आम आदमी तरफ से चुनौती बिल्कुल इस बार है, लेकिन वो सीधे सीधे बीजेपी के लिए नहीं है। वो काफ़ी हद तक नुकसान कर रही है कांग्रेस पार्टी का। हम यहाँ जहाँ भी गए हैं, लोगों से बातचीत की है, लोग एंटी इनकम्बेंसी कहे या बीजेपी का विरोध कहे, जो भी कहे, या कांग्रेस का विरोध कहे। कांग्रेस क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सत्ता में नहीं है तो स्वाभाविक है उसका सीधा विरोध नहीं है, लेकिन जिनका बीजेपी के प्रति समर्थन है, समर्पण है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो चुनौती की अगर बात करें तो ये ज़्यादा चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसे 2017 में जो पाटीदार आंदोलन हुआ था इसके कारण बीजेपी केवल 99 सीट ही जीत पाई थी। तो वो जो मतदार है जो उस समय भी नाराज था, वो उसमें से कई आज भी नाराज होंगे, वो शायद आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान कर रहा है, जो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट का फ़ायदा कांग्रेस को जितना मिला था वो फ़ायदा अब इस बार कांग्रेस को ना मिलके आपको मिलता दिख रहा है। जी, और कौन कौन से जो मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और चुनावों से ठीक पहले जो ये मोरबी हादसा हुआ है, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
मोरबी का जो हादसा है वो डेफिनेटली बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही ये हादसा हुआ है। तुरंत राजकीय पार्टियां उसको भुनाने में लगी है, लेकिन लोगों की संवेदना से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोग जो पार्टी इसको ज़्यादा एग्रेसिवली भुनाने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि उसको मुंह की खानी पड़े, क्योंकि लोग जो है वो इस तरह के मुद्दे से राजकीय बातों को जोड़ना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ये मुद्दा जरूर बड़ा बनेगा, आने वाले समय में बनेगा। अगर जो कड़ी कार्रवाई ना की गई, जो जिम्मेदार लोग हैं, ओरेवा कंपनी के जो मालिक है उनके खिलाफ ना हुई, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, आप आम आदमी के पार्टी अरविंद केजरीवाल, वो उनकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि बीच में जिस तरह की बात आपके नेताओं ने की थी और इसके कारण एंटी हिंदू वाली जो छवि बनी थी, कुछ पोस्टर्स लगे थे अरविंद केजरीवाल के, तो इसके कारण उनको ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो उठाना पड़ा है। तभी लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात नोट पर की जा रही है। ये सीधा सीधा एजेंडा है उनका, वो अपनी छवि साफ करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वो अपनी छवि साफ कर ले, साफ करने के बाद, क्योंकि इतने वर्षों से बीजेपी का एजेंडा रहा है हिंदुत्व का, तो उस पर जाने के लिए केजरीवाल को कम से कम 2022 में तो इतना फायदा दिखता नहीं मिल रहा है। जी, और मनीष, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे आप गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा हैं, लगातार वहां पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये लगातार दौरे हो रहे हैं। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को दी जा रही है। कांग्रेस जो है, आप ग्राउंड पर क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है और प्रधानमंत्री ने भी उनके साइलेंट कैंपेनिंग को लेकर आगाह किया था कार्यकर्ताओं को। आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बार जो है कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, एक एजेंसी को हायर किया है और उनकी एडवाइस पर ये लोग काम कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। जैसे हिंदुत्व की बात आती है, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने साइलेंटली और ग्राउंड पर काम करना पसंद किया है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस बार अपना हथियार बनाया है और गाँव-गाँव उनके रथ पहुँचाए है, जिसके जरिए वो ये बात कह सके, कांग्रेस नू काम बोले, ये स्लोगन है उनका। यानी कांग्रेस ने इतने वर्षों में, 70 साल में, जैसे बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, वही बात कांग्रेस एनकैश करना चाहती है कि 70 वर्षों में हमने क्या क्या किया है। तो ये मुद्दा जो है वो लेकर कांग्रेस इस बार चल रही है, गांव-गांव तक जा रही है। और जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री ने जो आगाह किया था अपने कार्यकर्ताओं को आनंद की सभा में, वो साफ संदेश था कि अब आप लोगों को भी ग्राउंड पर जाना होगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो काफ़ी मैक्रो लेवल पर काम करने वाली पार्टी है। पन्ना समिति से लेके ऐसे कार्यकर है उनके साथ जो समर्पित है पार्टी को, और वो लोग चुनाव के मौके पर अगर सुस्ता गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने एक चुनौती खड़ी कर दी थी कि आप लोग जाइए, ग्राउंड पर जाकर काम कीजिए। ठीक है मनीष, आप रहिए हमारे साथ। और आज ही ये चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और गुजरात में 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिली। तब कांग्रेस सिर्फ कुछ सीटों के अंतर से बीजेपी को मात देने में नाकाम रही। तो आप ये देख रहे हैं, ये इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। चुनावी तारीखों का ऐलान अब से 1 घंटे के बाद कर दिया जाएगा और सीधा सीधा मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है, इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।